हेलो गाइस, वेलकम टू डूअर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल लेके आया हूँ। आज का डे है ट्यूसडे, अगस्त 7, 2018। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। जो टॉपिक दिख रहा है आपको, डेंजरस रिटॉरिक, मतलब कहने का खतरनाक। डेंजरस मतलब होता है खतरनाक, और रिटॉरिक मतलब होता है भाषणबाजी या वाकपटुता कह सकते हैं। जो मतलब कहने का आवश्यकता से अधिक बोले, अपने फेवर में बोले, है ना। जो कि बड़ी बड़ी हाँकते हैं उन्हें रिटॉरिक, उनकी जो स्पीच होती है उन्हें रिटॉरिक कहते हैं, ठीक है, भाषणबाजी। तो कहने का मतलब खतरनाक भाषणबाजी ये किस चीज़ किस मुद्दे से रिलेटेड है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी एनआरसी का मुद्दा चल रहा है, मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये असम में बनाया जा रहा है। वहाँ पे पता लगाया जा रहा है कि कितने लोग हमारे यहाँ के सिटीजन हैं, कितने बांग्लादेशी या अन्य कंट्रीज़ के जो लोग हैं इलीगली इंडिया पे रह रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वहाँ पे पहल की जा रही है। तो ये मुद्दा, इस पर मैंने एक एडिटोरियल आपको पढ़ाया भी था। अगर आपने पढ़ा है तो आज आप बहुत बेहतरीन ढंग से कनेक्ट हो पाएंगे। अदरवाइज ट्राई करिएगा, आपको काफ़ी चीज़ समझ में आने वाली हैं अगर आपने थोड़ा भी कहीं से भी पढ़ा है इसके बारे में, तो ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जनरली वहाँ पर काउंट किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कौन सा सिटीजन है, कौन सा नहीं है, कौन सा कितने समय से रहा है, 1971 के बाद से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। समथिंग 40 लाख के आसपास ऐसे लोग मिले थे जो कि इंडिया के सिटीजन ही नहीं है ना। तो अभी सिर्फ एक प्रारूप आया था, एक ड्राफ्ट आया था, अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, फाइनल रजिस्टर मेंटेन नहीं हुआ है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अवसर दिया है सबको कि भाई जिसका नाम लिस्ट में नहीं है वो भी किसी तरह अपना मतलब वेरीफाई करवा के अभी करवा सकता है। समथिंग 40 लाख के आसपास आए, पहले वो 1,19,90,00,000 के आसपास थे, उसमें से कुछ लोग और मतलब कहने का उनका वेरिफिकेशन हुआ। तो इस तरह से कई चीज़ें थी, कई डाटा जो हमने पिछले वाले एडिटोरियल में समथिंग पढ़े थे, लेकिन 40 लाख के आसपास जो थे वो ऐसे पाए गए थे जिनका कोई मतलब प्रूफ नहीं आ रहा था। तो उनको फिर से उन्होंने कहा कि वो अपील दायर करें, कुछ करें, लेकिन अपना जितने लोग करवा सकते हैं करवाएं, अदरवाइज़ फिर उनको क्या, उनके पास जो एक्शन होगा वो सबके लिए फिर समझा जाएगा। तो ये प्रोसेस चल रहा था। तो उसी मुद्दे पर ये पूरा टॉपिक लिखा गया है। और कुछ विपक्ष की क्या रणनीति, आखिर विपक्ष क्या कर रहा है, कैसी भाषणबाजियाँ कर रहा है, कैसी कैसी चीज़ अटकलबाजियाँ अलग अलग मंत्री के मुख से समझने में आ रही हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम जानेंगे। और जानेंगे कि आखिर प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, इसको कैसे निपटा जा सकता है। बीजेपी ने भी अपना स्टैंड बिल्कुल फ्रैंक कर दिया है, वो भी अपोज कर रही है या सपोर्ट कर रही है एनआरसी को, है ना। जो बांग्लादेशी हैं प्रवासी, उनको सपोर्ट कर रही है या उनका विरोध कर रही है, वो भी आप इसमें बहुत बेहतरीन ढंग से जानेंगे। अमित शाह जी के स्टेटमेंट्स भी हैं कुछ, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं कि जानते हैं कि आखिर क्या है इसमें। पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट स्टॉप, राजनीतिक पार्टियों को स्टॉप, रोकना चाहिए। फीस्टिंग ऑन, फीस्ट ऑन होता है खाना खाना, ठीक है। तो खाना खाना यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे राजनीतिक पार्टियों को रोकना चाहिए। फीस्टिंग ऑन कॉम्प्लेक्सिटीज, जटिल, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होता है, जटिलताएँ, ठीक है, ऑफ असम डेमोग्राफी, असम की जो डेमोग्राफी होता है, जनसांख्यिकी, असम के जो आंकड़े हैं, असम के जो लोगों की सांख्यिकी है, संख्याएँ हैं, या विभिन्न प्रकार के आंकड़े होते हैं, कितना कब जन्म मृत्यु, ये सब दुनियादारी, ठीक है। तो ये डेमोग्राफी, असम की जितनी भी डेमोग्राफी है उसकी जटिलता पर फीस्ट ऑन करना या फिर चुटकियाँ लेना, मज़े लेना, ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज को बंद करना चाहिए। फीस्ट ऑन होता है इंजॉय करना, ठीक है, इंजॉय करना यहाँ पे मीनिंग होगा, उस पर मतलब ये चुटकियाँ लेना या फिर कहते हैं उस पर मज़े लेना, उस पर टिप्पणी करना, किस पर, ये असम की जितनी भी डेमोग्राफीज़ हैं उसकी जटिलताओं पर, ठीक है, उस पर ये सब चीज़ें जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को बंद कर देना चाहिए। इन द वीक सिंस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इन असम वाज कंप्लीटेड, सिंस मतलब जब से, फाइनल ड्राफ्ट अंतिम ड्राफ्ट ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन मतलब एनआरसी का इन असम, असम में वाज कंप्लीटेड, असम में एनआरसी का जो अंतिम ड्राफ्ट है, अंतिम प्रारूप था, कंप्लीट हुआ, तब से इन द वीक, एक हफ्ते में, तब से एक हफ्ते में क्या, द पॉलिटिकल रिटोरिक हैज़, जो राजनीतिक भाषणबाजी है, हैज़ गॉट इरिस्पॉन्सिबली अवे फ्रॉम द इशू, मतलब इरिस्पॉन्सिबली मतलब गैर जिम्मेदाराना तरीके से, अवे काफ़ी दूर हो गई है, द इशू मुद्दे से, एट हैंड, जो एट हैंड मतलब जो वास्तव में चल रहा है, जो हाथ में है, एट हैंड का मतलब जो हमारे इस समय प्रेजेंट में है, ठीक है ना। तो वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है उससे काफ़ी दूर जाकर के भाषणबाजियाँ हो रही हैं, ठीक है। तो पूरा मीनिंग आप देखेंगे कि असम में एनआरसी का जो फाइनल ड्राफ्ट, अंतिम प्रारूप आया था, उसके पूरे होने के लगभग एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते में क्या हुआ है कि राजनीतिक भाषणबाजियां जो हो रही है वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो
पॉइंट है, जो इशू है, जो मुद्दा है, उसके इधर उधर हो रही हैं, मतलब आउट ऑफ द टॉपिक हो रही हैं, ठीक है। मुद्दा किसी और का है और लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं कुल मिलाकर। फीस्ट ऑन का मतलब आप ये भी समझ सकते हो, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उन्हें असम डेमोग्राफी की कॉम्प्लेक्सिटी में अपनी अपनी रोटियां सेकना बंद करना चाहिए, ये भी आप मीनिंग पढ़ सकते हो यहाँ पे, क्योंकि फीस्ट ऑन का मतलब सिर्फ खाना होता है, लेकिन जब यहाँ पर आप खाने के सेंस में पढ़ोगे तो मतलब नहीं समझ में आएगा, है ना। तो कॉन्टेक्स्ट में आपका मीनिंग क्या होगा, इसी हिसाब से होगा कि अपना पर्सनल बेनिफिट करना, इंजॉय करना, ये चीज़। आगे पढ़ते हैं। दोज एसोसिएटेड विद द प्रिपरेशन ऑफ एनआरसी, दोज वह लोग, कैसे लोग, इन्होंने फिर एडजेक्टिव फ्रेज डाला, जो कि एसोसिएटेड विद द प्रिपरेशन ऑफ एनआरसी, जो एनआरसी के, एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर फॉर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। तो ये बार बार ये आपका जब भी एनआरसी आएगा तो आप नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन पढ़ेंगे इसे, ठीक है ना। ये जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये एनआरसी की तैयारी में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वह लोग जो कि जुड़े हुए हैं एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के प्रिपरेशन तैयारी में, अब इंक्लूडिंग शामिल करते हुए कौन, इट्स सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर प्रतीक आहूजा, वो हजेला, प्रतीक हजेला, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नियुक्त किए गए कोऑर्डिनेटर कौन, प्रतीक हजेला है। इनको भी शामिल करते हुए एनआरसी में से जुड़े हुए जितने भी लोग जो तैयारी कर रहे हैं एनआरसी की, एनआरसी के प्रिपरेशन के, तो आर क्या है, आर एट पेन्स, एट पेन टू पॉइंट आउट, जब पेन टू एट पेन्स टू डू समथिंग जब भी आता है, इसका मतलब होता है पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। टू पॉइंट आउट, ये स्पष्ट करने, पॉइंट आउट मतलब स्पष्ट करने, ये स्पष्ट करने में दैट द ड्राफ्ट, ये जो प्रारूप आया है, इज़ नॉट बाय नो मीन्स, इज़ बाय नो मीन्स, किसी भी प्रकार से नहीं है द एंड ऑफ द रोड। एंड ऑफ द रोड एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है अंतिम बिंदु, लास्ट पॉइंट नहीं है, मतलब लास्ट स्टेज नहीं है। ये जो मतलब कहने का इनका ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अपॉइंटेड, नियुक्त प्रतीक हजेला जी, जो कि मतलब ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कोऑर्डिनेटर हैं, इनको शामिल करते हुए वह सभी लोग जो कि एनआरसी के एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को तैयार करने में लगे हुए हैं, वो सभी क्या हैं, आर एट पेन्स, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, टू पॉइंट आउट, स्पष्ट करने के लिए कि द ड्राफ्ट इज़ बाय नो मीन्स, किसी भी प्रकार से ड्राफ्ट जो है हमारा ये प्रारूप है, ये नहीं है द एंड ऑफ द रोड। एंड ऑफ द रोड मतलब फाइनल स्टेज, ये अंतिम नहीं है, मतलब इसके बाद भी अगर किसी का नाम रह जाता है तो उसकी और प्रक्रियाएं हैं उसको एडमिट करवाने की। ये ड्राफ्ट ही मतलब नहीं है कि जिसका नाम आ गया बस वही सिटीजन है, जिसका नहीं आया वो नहीं है, और भी कई ऑप्शंस हैं। क्या हैं वो आगे जानते हैं। The more than 40 lakh people over names whose names are missing from the draft have a graded appeal process ahead। मतलब मोर देन 40 लाख पीपल, 40 लाख से ज़्यादा लोग, मैंने बताया था अभी आपको 40 लाख से ज़्यादा लोग, हुज नेम्स आर मिसिंग, जिनके नाम मिसिंग है, नहीं है, फ्रॉम द ड्राफ्ट मतलब ड्राफ्ट से, जिनके नाम 40 लाख से ज़्यादा लोग जिनके नाम ड्राफ्ट से मिसिंग है, प्रारूप, जो रजिस्टर का प्रारूप, असल में क्या है, रजिस्टर मेंटेनेंस बनने से पहले उसका एक प्रारूप बनाया जाता है ना। जब वो फाइनल हो जाता है तो प्रारूप को फिर क्या है, बिल्कुल अंतिम मोड़ दिया जाता है, फाइनल टच दे करके उसे मेंटेन किया जाता है। तो वही चीज़ है कि प्रारूप से जिनके नाम मिसिंग है, उन 40 लाख लोगों से ज़्यादा हैव अ ग्रेडेड अपील, उनकी क्या है, ग्रेडेड अपील है, बहुत ही मतलब ग्रेडेड स्पष्ट अपील है, श्रेणीबद्ध तरीके की अपील है। ग्रेडेड मतलब होता है सीरीज वाइज, मतलब उनके पास कई ऑप्शन है ना, उनके पास कई सारे अपील्स हैं, प्रोसेस, अपील प्रोसेस है, मतलब श्रेणीबद्ध एक अपील की प्रक्रिया है अहेड, सामने। कौन सी श्रेणीबद्ध अपील की प्रक्रिया वो हम जानेंगे अभी, पहले आप इसका पूरा मीनिंग देख लेंगे। 40 लाख से ज़्यादा लोग के जो नाम हैं, जिनके नाम मिसिंग है मतलब ड्राफ्ट में, वो 40 लाख से ज़्यादा लोग क्या हैं, हैव, उनके पास एक श्रेणीबद्ध अपील की प्रक्रिया है सामने, फर्स्ट एट द एनआरसी सेवा केंद्र। और पहली कहाँ, पहली अपील फर्स्ट एट द एनआरसी सेवा केंद्र, जो सबसे पहली अपील होगी वो कहाँ होगी, एनआरसी के सेवा केंद्र पे ही आप कर सकते हो अपील, ठीक है, जो फर्स्ट अपील का स्टेशन है इनका। तो यहाँ पर आपको देखना है मोर देन 40 लाख पीपल हुज नेम्स आर, तो 40 लाख पीपल है ना, इसलिए यहाँ पे आर आया, ठीक है। अब ये पूरा इन्होंने एडजेक्टिव क्लास डाला है 40 लाख पीपल के लिए, तो 40 लाख पीपल की आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, 40 लाख से ज़्यादा लोग, उनके पास श्रेणीबद्ध अपील है। कैसे 40 लाख से ज़्यादा लोग, जिनके नाम ड्राफ्ट से मिसिंग है, ठीक है, तो मिसिंग फ्रॉम द ड्राफ्ट, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। आगे पढ़ते हैं। फेलिंग रिहेबिलिटेशन ऑन द लिस्ट एट द, मतलब वो पहले तो एनआरसी सेवा केंद्र पे अपील कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके आगे क्या कह रहे हैं, फेलिंग रिहेबिलिटेशन ऑन द लिस्ट,
लिस्ट मतलब होता है वही लिस्ट जो मेंटेन हो रही है, रिहैबिलिटेशन होता है पुनर्वास, यानी स्थान पाना या रहने का स्थान पाना या किसी और जगह स्थान पाना। तो फेलिंग असफल होना, रिहैबिलिटेशन ऑन द लिस्ट, लिस्ट में स्थान पाने से, लिस्ट में स्थान पाने से असफल होने पर एट दिस स्टेज, इस चरण पे अगर वो लिस्ट में स्थान पाने से असफल होते हैं तो दे कैन अपील, तो वो अपील कर सकते हैं टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ एंड फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, मतलब कहने का विदेशी न्यायाधिकरणों में, द गुवाहाटी हाई कोर्ट में एंड द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में। मीन्स कहने का अगर वो लिस्ट में इस चरण में, वो पहले तो सबसे मतलब कहने का यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट लिखा, पूरा मीनिंग देखेंगे, 40 लाख से ज़्यादा लोग जिनका नाम ड्राफ्ट में मिसिंग है उनके पास श्रेणीबद्ध अपील करने की प्रक्रियाएं हैं आगे चलकर। पहला तो वो कर सकते हैं एनआरसी सेवा केंद्र में, फिर अगर वो लिस्ट में इस चरण में एनआरसी सेवा केंद्र में वो मतलब कहने का स्थान पाने में असफल होते हैं तो अगर वो लिस्ट में स्थान पाने में, इस चरण में लिस्ट में स्थान पाने में असफल होने पर दे कैन अपील, वो अपील कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, फिर फॉरेन ट्रिब्यूनल्स मतलब विदेशी न्यायाधिकरणों में जहां विदेशी मामलों की सुनवाई होती है वहां पर, द गुवाहाटी हाई कोर्ट में, और द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर मतलब ये अपना अपील कर सकते हैं। इट इज़ लॉन्ग एंड डॉन्टिंग प्रोसेस। सो इतने सारे ऑप्शन जो है गवर्नमेंट ने इन लोगों को दे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी गलत नहीं है कि जो 40 लोग बच रहे हैं उनको मतलब अपनी चीज़ों को प्रूफ कर, अपनी सत्यता को प्रूफ कर, अपनी ट्रूथनेस को फुल प्रूफ करने का पूरा मौका दिया जा रहा है ना। बस वो रियल हो तो सही कम से कम, है ना। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो काम है वो भी मतलब वो पूरा अच्छे तरीके से कर रही है। इतनी सारी अपील के बताओ स्टेशंस दे रखे हैं सबको, तो बहुत बड़ी बात होती है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया काम है ये जो वेरीफाई कर रहे हैं। इट इज़ ए लॉन्ग एंड डॉन्टिंग प्रोसेस, ये लंबा एंड डॉन्टिंग मतलब चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया इसलिए क्योंकि ये पूरी होती है सही से या नहीं हो पाती, अगर फिर आगे इसका रिजल्ट क्या होगा, इसलिए ये चुनौतीपूर्ण, ठीक है। तो डॉन्टिंग टास्क करके बहुत आता है, मतलब चुनौतीपूर्ण कार्य, ठीक है। तो टू क्रैक द सीजीएल इज ए डॉन्टिंग कार्य, मतलब एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस हिसाब से मतलब आप ट्रांसलेशन करिए तो वर्ड्स याद होंगे। वर्ड्स ना सिर्फ पढ़ करके याद नहीं होते, इनको अपने लाइफ में आपको उतारना पड़ेगा, तब जा करके ये आएंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करेंगे उससे तो बेनिफिट होता ही है, ठीक है। तो ये वर्ड्स को तैयार करने का यही, आप वोकैब खोल के बैठ जाएं और रटने लगेंगे तो नॉट पॉसिबल कि आपको सारे वर्ड्स याद रहेंगे, और याद भी होगा तो टिकेंगे नहीं। तो बेहतर यही कि आप उसे यूज़ करें और रीडिंग के द्वारा तैयार करें। इट इज़ ए लॉन्ग एंड डॉन्टिंग प्रोसेस, ये एक लंबा प्रक्रिया है, और डॉन्टिंग मतलब कहने का कौन सी प्रक्रिया, चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। एंड अ मैच्योर पॉलिटी, मैच्योर होता है स्वस्थ, और मतलब कहने का बिल्कुल हष्ट पुष्ट, मैच्योर होता है जो कि अपने समय से परिपक्व हो ना, परिपक्व कह सकते हो आप मैच्योर को। एक परिपक्व पॉलिटी राजनीति वुड इंश्योर, ये सुनिश्चित करेगी दैट कि नो मैन, कोई भी पुरुष, वुमेन महिला और चाइल्ड या फिर बच्चा, इज स्ट्रैंडेड फंसा रह जाए, विदाउट लीगल, बिना कानूनी और अदर असिस्टेंस या अन्य किसी सहायता के, टू डील विथ, निपटने के लिए, द पेपर, इस प्रकार के पेपर वर्क से। एनआरसी का जो पेपर, एनआरसी को इन्होंने कहा है पेपर वर्क, तो ये कह रहे हैं कि ये एक लंबी और एक मतलब चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, और एक परिपक्व राजनीति की आवश्यकता होगी। एक परिपक्व जो राजनीति होगी वुड इंश्योर, वही सुनिश्चित करेगी कि कोई भी आदमी, महिला या बच्चा जो है वो मतलब कहने का वैधानिक या कानूनी कह सकते हो, कानूनी या अन्य सहायता से मतलब वंचित रह करके ना फंस जाए, स्टैंडर्ड फंस ना जाए, विदाउट लीगल एंड अदर असिस्टेंस, मतलब बिना कानूनी सहायता प्राप्त किए या फिर अन्य किसी सहायता के वो फंस ना जाए पेपर वर्क में, ठीक है। पेपर वर्क से निपटने के लिए वो जो लीगल और अदर असिस्टेंस, ये सारी असिस्टेंस प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई इनसे क्या स्टैंडर्ड फंस जाए, इन सभी के अभाव में वंचित होकर के, है ना। ऐसा कौन सुनिश्चित करेगा, एक परिपक्व राजनीति, ठीक है ना, एक हष्ट पुष्ट, एक स्वस्थ राजनीति के माध्यम से ही ऐसा सुनिश्चित किया जा सकता है। इंस्टीड, लेकिन इसके बदले में हो क्या रहा है, ये कह रहे हैं इंस्टीड, इसके बदले अ फुल ब्लॉन पॉलिटिकल स्पेक्टिकल हैज़ अनफोल्डेड। एक फुल ब्लोन मतलब होता है फुली डेवलप्ड, पूर्ण विकसित, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, स्पेक्टिकल मतलब होता है परिदृश्य, हैज़ अनफोल्ड, स्पेक्टिकल परिदृश्य का मतलब जो कि थोड़ा अट्रैक्टिव हो समझने में, है ना, थोड़ा सा रुचिकर हो, इंटरेस्टिंग इवेंट हो, वो चीज़। तो ऐसा परिदृश्य हैज़ अनफोल्ड, फोल्ड मतलब होता है क्या, मुड़ जाना, अनफोल्ड मतलब होता है ओपन होना, मतलब कहने का कि एक
पूर्ण विकसित राजनीतिक परिदृश्य जो है वो मतलब स्पष्ट है, खुला हुआ है या दिखाई दे रहा है, इस सेंस में आप पढ़ेंगे। विथ कैसे, विथ पार्टीज ट्रिविलाइजिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसेस, जो पार्टियां हैं, विभिन्न पार्टियां, वो ट्रिविलाइज कर रही हैं, महत्व को, ट्रिविलाइज होता है टू मेक समथिंग लेस इंपॉर्टेंट, इसके महत्व को कम कर देना। पार्टियां हैं जो महत्व को कम कर रही हैं, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की जटिलता के महत्व को पार्टियां कम कर रही हैं। ठीक है, तो मतलब इन्हें करना क्या था, एक ऐसी पॉलिटिक्स की जरूरत थी जो कि सुनिश्चित कर सके कि सभी को लीगल और अदर असिस्टेंस मिले। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि राजनीतिक परिदृश्य कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस प्रक्रिया की कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता को क्या कर रही है, इसके महत्व को कम कर रही हैं। देखिए मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूं, जब भी टॉपिक आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग या समझने वाला लगे, है ना, तो टॉपिक पे फोकस करिए। जब आपका मतलब कहने का बहुत ही इजी टॉपिक है तो आपको ग्रामर पॉइंट पे फोकस करना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब बहुत मतलब कहने का क्रिएटिव टॉपिक्स आते हैं तो वहाँ पर आपको थीम को, आपको वहाँ पर ग्रामर पॉइंट थोड़ी ना खोजना है एग्जाम में। वहाँ पर एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर्स खोजना है, तो इसलिए थीम को पकड़ के चलना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और ग्रामर पॉइंट जो छोटे छोटे आते हैं बार बार उनको रिपीट करना उतना सही नहीं, इसलिए जो भी नई चीज़ आएंगी तो उसको हम बार बार आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कभी आपको थीम के साथ जाना है या मतलब उसका सेंस समझना है, कभी आपको ग्रामर पॉइंट्स के साथ जाना है। वैरायटी चलनी चाहिए अपने आपके पढ़ने में, है ना, कभी आर्टिकल पढ़ेंगे, कभी एडिटोरियल पढ़ेंगे। इससे होता क्या है, आर्टिकल पढ़ेंगे, कभी कभी पैसेज इजी लैंग्वेज का भी तो आता है, आप इजी लैंग्वेज के पैसेज को करेंगे और पता लगा कि आपके 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में आपके 3 गलत हो जाते हैं। ऐसा क्यों गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपने उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ तो लिया लेकिन उसका जो मीनिंग है, तरीका है, वो आपने नहीं समझा कैसे उसे सॉल्व करना था। तो कहीं ना कहीं गलतियाँ ईजी में भी होती हैं, सिर्फ टफ में नहीं होती हैं। अगर आपके 100 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आ जाएं उसमें भी आप 10-15 गलत कर ही दोगे, है ना, और अगर मतलब कहने का टफ आ जाए तब भी आप 70-80 कर लोगे। तो मीन्स कहने का यही होता है कि आप इजी में जो अपनी गलतियां करते हैं उसको भी सुधारना है, सिर्फ ये नहीं कि आप टफ करना सीख जाएं, इजी को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन, अब इन्होंने केस इन पोजीशन से अमित शाह डाल दिया। अब देखिए अब आपको अलग से नाम लिखना पड़ता है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी इज अमित शाह, द अमित शाह हैज़ फील्ड एयर विथ, इस तरह करके लिखते हैं। या फिर एक तरीका ये है आपका प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, अब कौन है तो कॉमा से इन्होंने क्या डाला, अमित शाह। अमित शाह हैज़ फील्ड द एयर विथ चैलेंजेस, अब हैज़ फील्ड द एयर विथ चैलेंजेस को पढ़ना है, खुली चुनौती दिया। ठीक है, अमित शाह जो प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एयर को फिल किया चैलेंज से, मतलब कहने का खुल करके चुनौती दी टू अपोजिशन पार्टीज, विरोधी पार्टियों को। अमित शाह जी ने खुलकर चुनौती दी है और विरोधी पार्टियों को, पर्टिकुलरली द कांग्रेस, विशेष अब कैसी पार्टीज, तो इन्होंने फिर से इंफॉर्मेशन डाली केस इन अपोजिशन वाली, पर्टिकुलरली द कांग्रेस, विशेषकर कांग्रेस को किस क्या चुनौती दी, टू स्पेल आउट देयर स्टैंड, स्टैंड मतलब होता है खड़ा करना नहीं, स्टैंड मतलब होता है वो आपका विचार, स्टैंड के कुछ पर्टिकुलर मतलब कहने का मीनिंग्स है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। स्टैंड हो गया, स्टैंड हो गया और टेक हो गया, TAKE टेक होता है। स्टैंड माने भी अपना दृष्टिकोण, विचार, और ओपिनियन माने भी यही होता है, और स्टैंड STANCE इसका मतलब भी दृष्टिकोण या विचार होता है। इसी तरह टेक TAKE, टेक माने लेना भी होता है, टेक माने दृष्टिकोण या विचार भी होता है। व्हाट्स योर टेक, आपका अपना विचार क्या है, जैसे आप बोलते हो प्लीज़ गिव योर टेक, मतलब आप अपना विचार दीजिए, है ना, प्लीज़ एक्सप्लिसिट योर टेक, अपना विचार स्पष्ट कीजिए। तो इस हिसाब से आप टेक जो है विचार के लिए भी यूज़ करते हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। पर्टिकुलरली द कांग्रेस, विशेषकर कांग्रेस को, टू स्पेल आउट देयर स्टैंड, कि वो अपना स्टैंड स्पष्ट करे, अपना विचार, अपना दृष्टिकोण क्या करे, स्पष्ट करे, एक्सप्लेन करे। ठीक है, ऐसा अमित शाह जी ने खुलकर अपोजिशन पार्टियों को चुनौती दी, विशेषकर कांग्रेस को। क्या, किस मुद्दे पर, ऑन बांग्लादेशीज इमिग्रेंट्स, जो बांग्लादेशी प्रवासी हैं उनको, उनके मुद्दे पर, एंड क्लैरिफाई, और स्पष्ट करें, इफ क्या, दे वांट देम, क्या दे मतलब कांग्रेस, कांग्रेस वाले चाहते हैं, देम मतलब बांग्लादेशियों को टू स्टे हेयर, की यहाँ रुके, और इवेक्ट या खाली कर दें, देम या इवेक्ट देम, इन्हें बाहर निकालना चाहते हैं। मतलब कहने का पूरा मीनिंग यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक समझेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज है ये, कि जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह हैं उन्होंने क्या किया है, खुली चुनौती दी है अपोजिशन पार्टी को, विशेषकर कांग्रेस को, कि वो अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करें, किस मुद्दे पर, बांग्लादेशी इमिग्रेंट, बांग्लादेशी प्रवासियों के मुद्दे पर, एंड क्लैरिफाई, और क्लैरिफाई करें। अब देखिए, हैज़ फील्ड द एयर विथ चैलेंजेस टू अपोजिशन पार्टीज पर्टिकुलरली कांग्रेस, टू स्पेल आउट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्पेल आउट एंड क्लैरिफाई, तो यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ जुड़ी, कि स्पष्ट करे अपना विचार, और क्लैरिफाई, और ये क्लैरिफाई स्पष्ट करे कि
दे वांट देम कि वो चाहते हैं, दे मतलब कौन कि कांग्रेस वाले, वांट देम चाहते हैं, देम मतलब बांग्लादेशियों, क्या कांग्रेस वाले चाहते हैं बांग्लादेशियों को कि वो स्टे हेयर यहाँ पर बांग्लादेशी रुकें, और इवेक्ट देम या फिर उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाए। ये इस मुद्दे पर भी अपना क्लैरिफाई करे स्टैंड, ठीक है। अब देखिए बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, सपोज करिए कि आपके पेपर में एक यही बांग्लादेशी वाला मुद्दा आ गया, ठीक है, और क्लोज टेस्ट में, अब वहाँ क्लोज टेस्ट में उसने क्या करवाया कि क्लोज टेस्ट में भरवा दिया बांग्लादेश के बाद इमिग्रेंट, और स्पेलिंग दे दी 2 ठू, IMMI और EMI, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, आई वाला भरेंगे कि ई वाला भरेंगे। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, अगर ये टॉपिक कभी क्लोज टेस्ट में आ गया और आपको भरना हुआ तो आप कंफ्यूज जाएंगे, और यहाँ पर आपको ध्यान देने को मिल रहा है, तो इसलिए आप इसे समझ लीजिए। बांग्लादेश से जो लोग आकर के इंडिया में रह रहे हैं, तो हम इंडिया में उन्हें क्या कहेंगे, इमिग्रेंट, आई वाला, क्योंकि वो दूसरे देश से आके हमारे देश में रह रहे हैं। अब अगर EMI वाले की बात कहाँ होती, अगर हमारे यहाँ भारत के लोग बांग्लादेश में जाके रहते, ठीक है, तो हम उन्हें क्या कहते, वो और बांग्लादेश वाले भगा रहे होते उन्हें, तो हम उन इंडियन को कहते कि ये इमिग्रेंट है, ई वाले इमिग्रेंट, EMI वाले, ठीक है। तो वो इमिग्रेंट ई वाले थे, लेकिन बांग्लादेश किसी और देश के हमारे देश में आ रहे हैं, तो वो आई वाले इमिग्रेंट होंगे, ठीक है। तो बांग्लादेशी इमिग्रेंट, ये इमिग्रेंट की स्पेलिंग आपको याद रखनी है। आगे पढ़ते हैं, सनराई बीजेपी लीडर्स। अब जैसे आपने एक फ्रेज पढ़ा होगा, वो इडियम ऑल एंड सनराई, एवरीवन होता है ना, प्रत्येक, तो वैसे ही सनराई का मतलब यहाँ पर वही है। सनराई बीजेपी मतलब कहने का सूरज से सूखा हुआ बीजेपी नहीं, बल्कि प्रत्येक बीजेपी लीडर हैव, प्रत्येक बीजेपी जो लीडर्स है, एवरीवन बीजेपी लीडर्स, जो बीजेपी लीडर्स थे उनमें से प्रत्येक ने क्या किया है, हैव टॉक्ड इन फेवर ऑफ एन NRC, उसने बातचीत की है इन फेवर ऑफ एन NRC, मतलब NRC के फेवर में, अनुकूलता में, इन एवरी स्टेट, हर राज्य में NRC मेंटेन किया जाए, इसके फेवर में मतलब प्रत्येक बीजेपी लीडर जो है लगभग बातचीत कर रहा है। गिविंग ए थ्रेटनिंग डिनोमिनेशनल ट्विस्ट टू द इशू, और गिविंग दे रहे हैं, और थ्रेटनिंग चेतावनीपूर्ण, डिनोमिनेशनल ट्विस्ट मतलब कहने का सांप्रदायिक मोड़, डिनोमिनेशनल होता है सांप्रदायिक, किसी पर्टिकुलर जाति या ग्रुप वगैरह का, है ना, तो उसे जातिगत आप कह सकते हो, जातिगत मोड़ दे रहे हैं टू द इशू, मुद्दे को, है ना, कि वो बांग्लादेशी हैं तो वो अलग, है ना, तो मतलब कहने का एक भेदभाव टाइप का हो रहा है। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि हर राज्य में ऐसा NRC मेंटेन होना चाहिए, ऐसा बीजेपी लीडर कह रहे हैं। और ये क्या दे रहा है, गिविंग, ये दे रहा, प्रदान कर रहा है, दे रहा है, थ्रेटनिंग डिनोमिनेशनल ट्विस्ट, एक बहुत ही चेतावनीपूर्ण, और डिनोमिनेशनल मतलब सांप्रदायिक मोड़ दे रहा है इस मुद्दे को, ठीक है। एंड और वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर कौन है, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की, तो बंगाल की, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, सीमिंगली एज विलिंग टू कोर्ट हर ऑन पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी, सीमिंगली ऐसा प्रतीत होता है, एज विलिंग टू कि वो इच्छुक हैं, टू कोर्ट हर ऑन पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी, अपनी राजनीतिक कंस्टिट्यूएंसी, कोर्ट मतलब होता है प्राप्त करना, लेकिन यहाँ पर क्या है, बढ़त हासिल करना, कोर्ट हर ऑन पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी, अपने राजनीतिक क्षेत्र को बढ़ाना चाहती हैं, मतलब उसको दायरे को बढ़ाना चाहती हैं, ओवर द NRC ड्राफ्ट लिस्ट, NRC ड्राफ्ट लिस्ट के परिप्रेक्ष्य में, मतलब कहने का जो NRC ड्राफ्ट लिस्ट है, NRC का जो प्रारूप की लिस्ट है, इसके परिप्रेक्ष्य में वो अपने क्या पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को कोर्ट करना चाह रही है, प्राप्त करना चाह रही है, उसके दायरे को बढ़ाना चाह रही हैं। हैज़, अब इन ममता बनर्जी ने क्या किया है, ममता बनर्जी हैज़ वार्ड, उसने चुनौती दी है, मतलब चेतावनी दी है, ऑफ ब्लड बाथ, खून खराबे की, एंड अ सिविल वार, और गृह युद्ध की। बताओ, उन्होंने खून खराबे और गृह युद्ध की चुनौती दे दी। तो ऐसे ऐसे लोग ये हैं कि अपना अपना काम कर रहे हैं, मतलब कहने का कि उन्हें इससे मतलब है कि बीजेपी क्या कर रही है, अपोज करने से मतलब इससे नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है ना। सारी राजनीतिक पार्टियों का यही फैसला, बीजेपी का भी यही काम होता है, सबका, कोई भी सेफ नहीं है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। देयर इज ए मैनिफेस्ट लैक ऑफ कंसर्न, मतलब मैनिफेस्ट होता है, यहाँ पर एडजेक्टिव है मैनिफेस्ट, ठीक है, लैक यहाँ पर नाउन हो गया। तो मैनिफेस्ट मतलब होता है क्लियर, जब एडजेक्टिव के, वैसे तो आपका मतलब होता है साइन, संकेत देना, है ना, मैनिफेस्टिंग समथिंग तो मतलब शोइंग समथिंग या साइनिंग समथिंग, किसी चीज़ का संकेत देना। लेकिन यहाँ पे मैनिफेस्ट जब एडजेक्टिव के फॉर्म है, तो एडजेक्टिव में इसका फॉर्म संकेत देना वर्ब के जैसा या फिर नाउन के जैसा नहीं होता, इसका मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, ठीक है। तो देयर इज ए क्लियर लैक ऑफ कंसर्न, यहाँ पर क्या है, स्पष्ट कमी दिख रही है, ऑफ कंसर्न, चिंताओं की, अबाउट दोज, उन लोगों के, मतलब
उन लोगों के प्रति चिंता की स्पष्ट कमी अभाव दिख रहा है, मतलब उन लोगों के प्रति लोगों को कोई चिंता नहीं। कैसे लोग? अबाउट दोज, उन लोगों के प्रति, ब्रेसिंग देमसेल्फ, जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ब्रेस माने होता है प्रिपेयर, है ना, ब्रेस समबडी यानी प्रिपेयर समबडी, या ब्रेस योर सेल्फ मतलब प्रिपेयर योर सेल्फ, ठीक है। तो ब्रेसिंग, ये ब्रेस आ चुका है एग्जाम में, इसलिए आपको इसे ध्यान करना है। ब्रेसिंग देमसेल्फ, अपने मतलब वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं टू गो थ्रू द अपील्स प्रोसेस। गो थ्रू मतलब होता है गुजरना, ठीक है, किसी प्रोसेस प्रक्रिया से गुजर जाना, ठीक है। तो गो थ्रू द अपील प्रोसेस, कि वो अपील प्रक्रिया से गुजरेंगे। व्हेन वन लिसन, जब एक व्यक्ति सुनता है, टू अ तेलंगाना बीजेपी एमएलएज वियोलेंट वर्ड, तेलंगाना के बीजेपी का एमएलए जो है वहाँ के उसके मतलब कहने का हिंसात्मक शब्दों को सुनते हैं। एंड अ कांग्रेस पर्सन बोस्ट, कांग्रेस पर्सन जो है, कांग्रेस के वक्ता हैं, उनके बोस्ट, उनकी शेखी बघाड़ने के वक्तव्यों को सुनते हैं। अबाउट थाउजेंड्स ऑफ बांग्लादेशीज डिपोर्टेड ऑन हिज पार्टीज वॉच, उनके पार्टी की निगरानी में हजारों की संख्या में बांग्लादेशी को क्या डिपोर्ट किया गया था, भेजा गया था। डिपोर्ट मतलब प्रत्यर्पित किया गया था, सौंप दिया गया था मतलब दूसरे देश को, है ना, इस हिसाब से। और द टीएमसी चीफ एंग्री रिमार्क, और टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस के जो मुख्य हैं उनके एंग्री रिमार्क मतलब कहने का नाराजगीपूर्ण रिमार्क, टिप्पणियाँ। जस्ट टीएमसी कौन है? तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी हैं शायद, तो कंफर्म कर लीजिएगा। तो वही ममता बनर्जी जी के जैसे आपके एंग्रीफुल रिमार्क्स, उनकी टिप्पणियों को सुने, है ना। और जो बीजेपी एमएलएज हैं इनके वियोलेंट वर्ड्स को सुन के, और कांग्रेस के जो शेखी बगाड़ने वाले बड़ी बड़ी हाँकने वाले जो स्टेटमेंट्स हैं, बोस्ट्स हैं, उनको सुन करके जो कोई भी व्यक्ति है, जो वो व्यक्ति हैं जो कि मतलब कहने का इन सभी प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं? गो थ्रू द अपील, वो अपील प्रक्रिया की से गुजरने के लिए तैयार हो रहे हैं, है ना। और इन लोगों की देयर इज नो मतलब देयर इज मैनिफेस्ट लैक, स्पष्ट रूप से कमी दिख रही है चिंता की इन लोगों के प्रति। जो ये मतलब इन सारी स्टेटमेंट्स को सुन करके जो भी व्यक्ति मतलब कहने का वंचित है जैसे एनआरसी और रजिस्टर से, वो सोच रहे हैं कि अपील प्रक्रिया से ही गुजर दिया जाए, लेकिन उन लोगों की वास्तव में किसी को चिंता नहीं है। मैनिफेस्ट लैक ऑफ मतलब कहने का कंसर्न है, मतलब चिंता का स्पष्ट अभाव दिख रहा है उनके प्रति, ठीक है। तो काफ़ी तोड़ मरोड़ की सेंटेंस को लिखा गया है, कैसे आगे पीछे से मीनिंग आगे पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ। आगे पढ़ते हैं। ईच ऑफ दोज लैक्स ऑफ पर्सन हु डज नॉट फाइंड हर सेल्फ ऑन द लिस्ट इन अ ह्यूमन बींग, मतलब ईच ऑफ दोज लैक ऑफ पर्सन, मतलब लाखों व्यक्तियों में से प्रत्येक। अब कैसे लाखों व्यक्ति? लैक्स ऑफ पर्सन्स हु डज नॉट, अब देखिए डज नॉट आ गया। आप ये बताइए एंटीसीडेंट, वह लाखों लोग जो कि अपने आप को पाते हैं ऑन द लिस्ट इज ए ह्यूमन बींग, मतलब हु डज नॉट, जो नहीं पाते हैं अपने आप को लिस्ट में, इज ए ह्यूमन बींग, वो ह्यूमन बींग है। तो इस तो समझ में आता है कि ईच ऑफ आया, तो ईच ऑफ तो पहला प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन ईच के लिए आपका इज आया, ठीक है। ईच इज ए ह्यूमन बींग, हर व्यक्ति मतलब कहने का ह्यूमन बींग है, जो कि लाखों लोगों जो कि मतलब कहने का अपने आप को लिस्ट में नहीं पाए हैं, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है। लेकिन ये हु डज नॉट क्यों आ गया? आप समझ रहे हैं, ये गलत आया है इसलिए क्योंकि दोज लैक ऑफ पर्सन्स आपका उन लाखों व्यक्ति जो कि अपने आप को लिस्ट में नहीं पाते, उन लाखों व्यक्ति में से प्रत्येक भारत मतलब कहने का ये ह्यूमन बींग है, इंसान है। तो लाखों व्यक्ति कौन से हैं? लाखों व्यक्ति तो वो है ना जो लिस्ट में नहीं है। तो यहाँ पर लाखों व्यक्ति प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डज नॉट नहीं आना चाहिए। अब आप मानते हैं कि नहीं मानते कि द हिंदू में एरर आती है? बिल्कुल एरर आती है। आपके पास डिटेक्ट होने के लिए वो साइट होनी चाहिए, वो विजन होना चाहिए, आप हर जगह डिटेक्ट तो कर पाएँ, निश्चित रूप से आपको गलतियां मिल जाएंगी। और कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्यों? क्योंकि वो उन लोगों को टॉपिक लिखने से मतलब है। मैंने बताया ना कि वो आपके जो है उनके पास अच्छे इडियम्स होते हैं, अच्छे फ्रेजेस होते हैं, लेकिन अब वो ग्रामर का पर्टिकुलर फॉलो करेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये आपको डिटेक्ट करते रहना है, हर चीज़ें सीखनी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग और कान खोल करके, ठीक है ना, और मतलब कहने का हिसाब से सीखना है। तो ये सारी चीज़ें प्रीपोजिशन वगैरह वो अच्छे से फॉलो करते हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छे से फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ एरर्स हैं जो कि आपको डिटेक्ट करते रहना है। तो कहीं ना कहीं आपका एरर डिटेक्शन यहाँ भी काम कर रहा है, ठीक है। तो कहीं पर कभी कभी क्या ऐसा होता है कि दो चीज़ का रिपीटिशन हो जाता है, कभी कभी क्या करता है कि लाइन की लाइन रिपीट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है मतलब अभी भी, लेकिन बस ये है कि एक मामले में द हिंदू बेस्ट है, वो उसकी न्यूज़ इतनी ज़बरदस्त होती है कि इसको कोई पीछे नहीं कर सकता, है ना। वो ऐसी ऐसी चीज़ों को कंटेन करता है, कोई न्यूज़पेपर नहीं करता, इसीलिए बेस्ट कहलाता है ना। लेकिन आप ग्रामर पॉइंट्स में कहें तो ऐसी एरर्स मिलती हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि द हिंदू ने आर्टिकल लिखा तो गलतियां नहीं होंगी, हम समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गलतियां होती हैं। ईच ऑफ दोज लैक्स ऑफ पर्सन्स हु डू नॉट फाइंड हर सेल्फ ऑन द लिस्ट इज अ ह्यूमन बींग। ईच के लिए ईज आया है, पहले प्रीपोजिशन के पहले वाला जो आपका नाउन ये ईच है ना। ईच ऑफ के बाद आप जनरली जानते हैं ईच ऑफ नाउन्स, ईच ऑफ पर्सन्स, ईच ऑफ स्टूडेंट्स में से इसके हमेशा सिंगुलर आती है ना वर्ब। तो वही हर व्यक्ति मनुष्य है, कौन सा हर व्यक्ति
लाखों लोग जो कि वंचित हैं लिस्ट से, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति क्या है, मनुष्य है, मतलब ह्यूमन बीइंग है। गिवन माने इफ वी कंसीडर, गिवन माने इफ वी कंसीडर, यदि हम देखें द हैवीनेस ऑफ हार्ट का हैवी होना मतलब दुखी होना, मतलब अगर हम दुख को ध्यान में दें, एट बीइंग लेफ्ट ऑफ ए सिटीजन्स लिस्ट, नागरिकता की लिस्ट से बाहर होने के दुख को अगर हम ध्यान दें तो उन लाखों व्यक्ति जो कि लिस्ट से वंचित हैं, उनमें से प्रत्येक क्या है, ह्यूमन बीइंग है। अब कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान दें हम, मतलब सिटीजन लिस्ट से बाहर होने की दुख को ध्यान दें, वारी ऑफ द प्रोसेस, इस प्रक्रिया की केयरफुली तरीके से मतलब कहने का निपटाने में को ध्यान दें, दैट लाइज अहेड, जो कि आगे पड़ा है, जो प्रक्रिया आगे बची हुई है भाई अलग अलग जगह अपील फाइल करने की, इस प्रक्रिया की केयरफुलनेस को हम ध्यान दें। एंड असेल्ड बाय, और असेल्ड क्या है, मतलब कहने का अटैक्ड बाय, असेल का मतलब होता है अटैक्ड बाय व्हाट इफ सिनेरियोज, और व्हाट इफ सिनेरियोज से मतलब अटैक्ड मतलब कहने का ग्रसित। एक तरह से आप व्हाट इफ क्या होता है, व्हाट इफ होता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए आपका लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या होगा, इस प्रकार के परिदृश्य, इस प्रकार की जो अटकलबाजियां परिदृश्य चल रहे हैं उससे अटैक्ड मतलब होता है ग्रसित, ठीक है, जिसको मतलब एक तरह से असेल का मतलब अटैक ही होता है। अब अटैक अनेक प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शब्दों का प्रहार और एक होता है फिजिकल अटैक, ठीक है। तो फिजिकल ना होकर के यहाँ पे वर्ड्स का है कि व्हाट इफ, आखिर क्या होगा जब मतलब ऐसा इस प्रकार के जो परिदृश्य हैं उनका अटैक से ग्रसित है ना, और इन प्रक्रियाओं को बड़े केयरफुल तरीके से निपटाना और सिटीजन लिस्ट में नाम ना होना, इस प्रकार के जो हार्ट हैवीनेस मतलब इस सैडनेस को अगर हम ध्यान में रखें तो वास्तव में क्या है कि हर वो व्यक्ति जो है मनुष्य है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब इनके की फीलिंग से आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर मतलब जो व्यक्ति है जो वंचित है वो लाखों लोगों में वो मनुष्य है। अमॉन्ग दोज, उनके बीच में, ऑन द लिस्ट, अमॉन्ग दोज ऑन द लिस्ट, वो व्यक्ति जो कि लिस्ट में हैं उनके बीच में, आर पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं, कटिंग अक्रॉस जो कि मतलब दूर हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, लिंग्विस्टिक, इथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स, मतलब कहने का जाति भाषा के आधार पर, इथनिक जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर बने संगठनों से। कटिंग अक्रॉस मतलब होना है स्पष्ट होना, दूरियां बनाना, इस सेंस में मतलब जो लोग लिस्ट में हैं वो क्या है, भाषा के आधार पर बने हुए ग्रुप की, हाँ पर्टिकुलर का है, कोई जाति के आधार पर बना ग्रुप है, कोई धर्म के आधार पर बना ग्रुप, इनसे क्या है कट अक्रॉस कर रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं, दूर हो रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। टुगेदर, साथ साथ, दे डू नॉट फिट द प्रोफाइल बीइंग कन्वेड बाय द डॉग विजल पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी टू शार्पन इट्स आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नेशन वाइड। अब यहाँ पर आप कुछ टर्म्स हैं उनको आप बाद में समझेंगे, पहले आप ये डॉग विजल पॉलिटिक्स इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, और पॉलिटिक्स ये मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होती है इसको भी मैं बताता हूँ, पहले आप इसका मीनिंग समझ लीजिए पूरा, फिर आप बताते हैं। टुगेदर, इसके साथ साथ क्या है भाई, इन मुद्दों को हमने ध्यान में दिया तो क्या है, हर व्यक्ति मनुष्य, ये समझ में आता है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर क्या ये बता रहे हैं कि दे डू नॉट फिट द प्रोफाइल बीइंग कन्वेड बाय द डॉग विजल पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी की जो डॉग विजल पॉलिटिक्स है उसके द्वारा जो प्रोवाइड किया गया प्रोफाइल है उसमें ये फिट नहीं होते हैं जो लोग वंचित हैं, ठीक है ना। अब कैसा प्रोफाइल बीजेपी का, टू शार्पेन इट्स आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो कि उसकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को राष्ट्र भर में मतलब कहने का तेज करने के लिए जरूरी है। बीजेपी की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को पूरे राष्ट्र में फैलाने के लिए जो डॉग विजिल पॉलिटिक्स जरूरी है उसके प्रोफाइल में ये लोग फिक्स नहीं होते हैं, मतलब फिट नहीं होते, सूटेबल नहीं है, ठीक है। अब डॉग विजिल पॉलिटिक्स क्या होती है, डॉग विजिल पॉलिटिक्स ये होता है किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर और कोडिंग करना, मतलब कहने का जैसे कि अब बीजेपी की कोडिंग आप समझ सकते हैं, जैसे कि बहुत से, जैसे कि हिंदू धर्म को बचाना हो गया, राम मंदिर बनवाना हो गया, इस तरह की पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें क्या है, ये डॉग विजिल पॉलिटिक्स हैं। बस एक संकेत दे देना और जनता उसी के पीछे भाग जाए, है ना। तो ये डॉग विजिल पॉलिटिक्स में ये फिक्स नहीं होते हैं। और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है कि हम हिंदू हैं, है ना, और कहने का मतलब ये एक तो कोई फलाने विचारधारा का समर्थक है तो समर्थन के आधार पर उस व्यक्ति का पर्टिकुलर नेचर क्या है, वो क्रिमिनल है, क्या है, रेपिस्ट है, गैंगस्टर है, कोई मतलब नहीं, बस पर्टिकुलर विचारधारा को उसने सपोर्ट कर दिया, आ जाओ शामिल हो जाओ। तो इस प्रकार की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, तो बीजेपी क्या है, बहुत ही अपने मतलब कहने का ये बुरी तरह से फेमस है, मतलब नेगेटिव रूप से फेमस है, किस चीज़, अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए। मतलब कहने का सब लोग यही जानते हैं कि बीजेपी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करती है और अपने मतलब कहने का एक पर्टिकुलर मुद्दे को बस उठा करके और अपनी राजनीति करती है। हालांकि ये मतलब इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि काफ़ी इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट बहुत बेकार है। मतलब कहने का स्वच्छ भारत अभियान तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान पे जो एक्ट हो रहा है, जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो बहुत पुअर है। कोई
वर्क नहीं हो रहा है ना। तो इनिशिएटिव्स तो बहुत अच्छे अच्छे किए हैं बीजेपी ने, नो डाउट, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसका जो टारगेट है, उसका जो वो अचीवेबल नहीं हुआ है, उस पर जो वर्क हो रहा है वो अचीवेबल नहीं है ना। जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रही है, वो भ्रष्टाचार, करप्शन, जितने भी वादे किए वो सब तो अच्छे किए हैं, लेकिन उन पर वर्क जीरो हो रहा है ना। तो वही मुद्दा है यहाँ पर। इन्होंने कहा है कि बीजेपी अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को राष्ट्र भर में फैलाने के लिए जो डॉग विजल पॉलिटिक्स मतलब कर रही है, और उस डॉग विजल पॉलिटिक्स में ये लोग फिट नहीं होते हैं, साथ साथ इसलिए भी इनको मतलब कहने का प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। इनफैक्ट साथ साथ असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, जो असम की चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं ऑफ द बीजेपी, ये बीजेपी की हैं, हैज़ इम्प्लाइड, उन्होंने भी स्पष्ट किया है, एज मच, काफ़ी चीज़ें इनमें से उन्होंने भी स्पष्ट कर दी हैं। वाइल काउंसलिंग काम, काउंसलिंग होता है मतलब लोगों को एडवाइस देना, जैसे वकालत टाइप करना होता है, तो वो काउंसिल होता है, ठीक है। काउंसलिंग मतलब जब वो सलाह देती थी काम शांत होने की, जब उन्होंने लोगों को शांत होने की सलाह दी तो वो उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें स्पष्ट कर दी इनमें से, है ना। अब किसको शांत होने की, वो तो पर्टिकुलर वहाँ की सिचुएशन बताती रही होगी। इक्वली इसी प्रकार से द श्रील पॉलिटिक्स एट द नेशनल लेवल इज होल्डिंग इंडिया बैक। श्रील पॉलिटिक्स होता है मतलब लाउड एंड डिटरमाइंड पॉलिटिक्स, बहुत ही तेजी के साथ आप कोई विचार प्रस्तुत रखते हो, है ना। जैसे कि अमित शाह ने खुल की चुनौती दी कि अपना स्टैंड स्पष्ट रखे, है ना। तो ये खुली चुनौती, जो इस प्रकार की श्रील पॉलिटिक्स मतलब डिटरमाइंड रूप से राजनीति करना एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर, इज होल्डिंग इंडिया बैक, ये भारत को पीछे कर रहा है फ्रॉम फेसिंग द नेसेसरी क्वेश्चंस, कई महत्वपूर्ण प्रश्न को झेलने से। मतलब इस प्रकार की खुल के राजनीति करना, ये क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर ये भारत को कुछ प्रश्न फेस करने की मतलब कहने मंजूरी ही नहीं देता। कौन से प्रश्न ये नहीं फेस कर पाता, कौन सी समस्या है जिनसे भारत जागरूक नहीं हो पाता, वो ये दो समस्याएं बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन सी समस्याएं हैं जो कि इस प्रकार की पॉलिटिक्स करने से वास्तव में असली मुद्दे तक पहुंच ही नहीं पाता इंडिया, ठीक है। कैन इट जेन्युइनली हीड इट्स सिविलाइजेशनल लीगेसी, अब जेन्युइनली होता है बिल्कुल वास्तविकता में, रियलिटी में, हीड मतलब होता है पे अटेंशन, क्या वो ध्यान, क्या इट मतलब कौन है, इंडिया, क्या भारत वास्तविकता में ध्यान दे सकता है, इट सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता की विरासत को मतलब मेंटेन करने में, विदाउट, बिना इशूइंग एन एश्योरेंस, बिना ये भरोसा दिलाए दैट कि नोबडी हु हैज़ लिव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई भी व्यक्ति जो लंबे समय से भारत में नहीं रह रहा है, इन दिस लैंड, इस लैंड में, विल बी रेंडर्ड स्टेटलेस, उसको मतलब स्टेटलेस किया जाएगा, उसको राज्य से हटा दिया जाएगा। मतलब कहने का कि इस प्रकार का भरोसा कि जो व्यक्ति लंबे समय से भारत में नहीं रह रहा है उसको राज्य से हटा दिया जाएगा, इस प्रकार का इशू, इस प्रकार का भरोसा दिलाए बिना क्या भारत अपनी सभ्यता और विरासत को मेंटेन, उस पर ध्यान नहीं दे सकता, उसको बना के नहीं रख सकता? क्या भाई, अभी एक स्टेटमेंट भी आया था, किसी पॉलिटिक्स वाले ने दिया था कि भारत का भी अपना सम्मान है ना, अपना गौरव है, तो इस आधार पे जो कहीं से भी कोई उठा करके चला है इंडिया पे रहने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके रूल और कुछ रूल और रेगुलेशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसी के तहत यहाँ पर कोई आ सकता है, रह सकता है। ये नहीं कि कोई बांग्लादेशी आकर के, कोई पाकिस्तानी आके रहने लगा और बाकी देशों में आप जाओ तो कितना सारा चेक वगैरह होता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इंडिया में कोई भी मुँह उठा कर नहीं आ सकता। तो इस प्रकार इससे क्या होता है, हमारे देश के गौरव खत्म होता है, ऐसा किसी ने स्टेटमेंट दिया था, है ना। तो उसी स्टेटमेंट के मुद्दे पर ये कह रहे हैं कि क्या अपनी सभ्यता और विरासत को क्या ये सुरक्षित नहीं, ये अपने ध्यान नहीं दे सकते, ये उसकी केयर नहीं कर सकते, बिना इस भरोसा दिलाए कि जो व्यक्ति भाई इस यहाँ पर लंबे समय से नहीं रह रहा उसको यहाँ से जाना पड़ेगा, उसे स्टेटलेस, रेंडर्ड स्टेटलेस मतलब उसे राज्यविहीन घोषित कर दिया जाएगा। रेंडर होता है प्रदान करना, स्टेटलेस का दर्जा दे दिया जाएगा जो यहाँ लंबे समय से नहीं रह रहा। तो इस प्रकार का भरोसा दिलाए बिना क्या वो अपनी मतलब सभ्यता को मतलब नहीं सुरक्षित रख सकते? क्या ऐसे लोगों को हटा करके ही उनकी सभ्यता सुरक्षित रहेगी? ये एक क्वेश्चन है जिस पर इंडिया आता ही नहीं है ना। और दूसरा क्या है, एंड दैट द कंट्री इज कॉन्फिडेंट ऑफ फाइंडिंग अ वे टू क्लोज दिस प्रोसेस, क्या इस प्रक्रिया को समाप्त करने का आश्वस्त है द कंट्री मतलब इंडिया इज कॉन्फिडेंट, क्या इंडिया मतलब जो भारत है वो कॉन्फिडेंट, विश्वस्त है ऑफ फाइंडिंग अ वे टू क्लोज दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए, विदाउट डिसएडवांटेजिंग दोज हु विल ऑफ द इवेंचुअल लिस्ट ऑल दोज ऑन इट, जो लोग ऑफ है मतलब दूर हैं इवेंचुअल लिस्ट अंतिम लिस्ट से, जो लोग अंतिम लिस्ट से बाहर हैं, या फिर दोज ऑन इट जो उस लिस्ट में हैं,
इन दोनों को ही बिना नुकसान पहुंचाए, जो लिस्ट में हैं और नहीं है, इन दोनों को बिना मतलब नुकसान पहुंचाए क्या इस प्रक्रिया को समाप्त किया जा सकता है? भारत इस मुद्दे पर कॉन्फिडेंट है, विश्वस्त है या नहीं है? क्या ये दोनों चीजें है ना, मतलब कहने का नुकसान पहुंचा करके ही मुद्दे इस प्रक्रिया को समाप्त किया जा सकता है या बिना नुकसान पहुंचाए ही इस प्रक्रिया को समाप्त किया जा सकता है? ना इस क्वेश्चन पे भारत आ रहा है और ना ही अपनी विरासत को बिना लोगों मतलब राज्य विहीन का दर्जा दिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, क्या वो अपनी विरासत को सुरक्षित रख सकता है? क्या इन दोनों मुद्दों पर भारत क्या है आ ही नहीं पा रहा है? क्यों? इस प्रकार की अड़ंगे मतलब कहने का श्रील पॉलिटिक्स, इस प्रकार की डिटरमाइंड पॉलिटिक्स के कारण, है ना। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलर इस पैसेज में जो क्लिस्ट वर्ड्स थे उनके उद्देश्य आपके लिए वोकैब के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जानते हैं कि कौन कौन से आपके एग्जाम में आ चुके हैं। रिटॉरिक, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया है। वाक्पटुता, भाषणबाजी, ठीक है। और एक बार नहीं कई बार, 10 बार से भी ज़्यादा आया होगा, ठीक है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कम, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा आया है और वैसे आपका ये उसमें एंटोनिम साइनोनिम में तो रेयर ही आया है। तो इसलिए ऑरेटरी इसका साइनोनिम होता है, ऑरेटरी, ORATORY, ठीक है, ऑरेटरी भाषणबाजी। तो ये आपका एंटोनिम साइनोनिम्स में तो आता ही है, लेकिन खासकर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में रिपीटेड है, कई बार आया है। एंड ऑफ द रोड, ये फ्रेज अभी तक आया नहीं है, आप इसे याद रखेंगे। लास्ट स्टेज, लास्ट पॉइंट, एंड ऑफ द रोड या एंड ऑफ द लाइन दोनों ही हो सकता है। अंतिम स्थिति, ठीक है, मतलब उसके बाद फिर कुछ ना होना, तो उसे कहते हैं एंड ऑफ द रोड। जैसे अभी आया था ना, द ड्राफ्ट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, जो प्रारूप है ये अंतिम नहीं है, इसके बाद भी कई प्रोसेस थे जिनके द्वारा लिस्ट में नाम चढ़वाया जा सकता था। जैसे मजिस्ट्रेट में जाना, पहले तो वहाँ NRC का सेवा केंद्र, वहीं पे आप जा सकते हो, फिर मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के पास जा सकते हो, उसके बाद फिर कहाँ दिया था, फिर और जगह इन्होंने कहा था कि फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हो, फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट में जा सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस दिए थे गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी कम काम नहीं कर रही, बहुत अच्छा काम कर रही है इस पर्टिकुलर मुद्दे पर। क्यों? क्योंकि इस मुद्दे पर उन्होंने इतने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर आप रियल में हो यार तो कहीं ना कहीं तो प्रूफ कर ही दोगे, अब हो ही नहीं तो फिर गवर्नमेंट जो चाहेगी वो होगा फिर, है ना। डॉन्टिंग क्या होता है? चुनौतीपूर्ण, मतलब कहने जैसे डॉन्टिंग टास्क होता है चुनौतीपूर्ण कार्य, है ना। कोई भी कार्य आप उसे डॉन्टिंग कह सकते हो जो रियल में चुनौतीपूर्ण हो, है ना। स्टैंड समबडी होता है टू लीव समबडी इन अ प्लेस फ्रॉम विच दे हैव नो वे ऑफ लिविंग, ऐसी जगह में किसी को छोड़ देना जहाँ से वो निकल ही ना पाए, फंसा देना, स्टैंड होता है, ठीक है। फुल ब्लोन का मतलब होता है फुली डेवलप्ड, पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। ट्रिविलाइज समथिंग होता है किसी के महत्व को कम कर देना, ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है। स्टैंड, ये आपका पर्टिकुलर एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछा गया, लेकिन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में शायद आया है, और ये वोकैब वगैरह उसमें क्लोज टेस्ट में तो बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। रिटॉरिक आपका ये एग्जाम में पूछा गया है। और स्पेल समथिंग आउट, स्पष्ट कर देना, एक्सप्लेन समथिंग इन ए सिंपल वे एंड क्लियर वे, ठीक है ना। सनड्राई होता है एवरीवन, वही ऑल एंड सनड्राई एवरीवन इस सेंस में आता है। डिनोमिनेशनल ट्विस्ट होता है सांप्रदायिक मोड, मतलब राजनीति के रूप से एक नया रूप ले लेना, इसी से वो सॉरी मतलब जाति के आधार पर एक नया रूप ले लेना राजनीति का, वो सांप्रदायिक मोड कहलाता है, ठीक है। मैनिफेस्ट एडजेक्टिव के रूप में कभी नहीं आया, तो आप एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर देखेंगे। मैनिफेस्ट जो है मैनिफेस्टेशन के रूप में आया है, मतलब नाउन के रूप में, तो वहाँ होता है साइन, किसी चीज़ का संकेत, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में इसका मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, अंडरस्टैंड, मतलब कहने का अंडरस्टूड, सी एंड अंडरस्टैंड, ईजी टू सी एंड अंडरस्टैंड, आसानी से देखा जा सके और समझा जा सके, तो स्पष्ट होता है, ठीक है। ब्रेस समबडी योरसेल्फ ऑफ फॉर समथिंग, अपना लेना, ये तो एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान देंगे। और ब्रेस समबडी योरसेल्फ फॉर समथिंग मतलब कहने का टू प्रिपेयर समबडी फॉर डिफिकल्ट सिचुएशन, जटिल स्थिति के लिए किसी को तैयार करना, तो ब्रेस समबडी, ठीक है, प्रिपेयर समबडी। हैवीनेस ऑफ हर्ट होता है, ये अभी तक नहीं आया है, इसे याद रखेंगे, अच्छा ईडियम है, यह आपके एग्जाम में आ सकता है। फीलिंग ऑफ ग्रेट सैडनेस, बहुत ही ज़्यादा दुख की भावना, ये होता है हैवीनेस ऑफ हर्ट, हर्ट का हैवी होना। आई एम फीलिंग वेरी हैवी, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी महसूस कर रहा हूँ, तो हैवी मतलब भारी नहीं महसूस कर रहा, हैवी मतलब क्या, वो उसका मतलब मन बड़ा भारी लग रहा है, मतलब कहने का वो क्या, दुखी महसूस कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। वारी ऑफ डूइंग समथिंग होता है केयरफुल, वारी मतलब होता है केयरफुल ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने का केयरफुल, है ना, इस हिसाब से किसी चीज़ को करने में बहुत ही सजग। असेल समबडी होता है टू अटैक समबडी वियोलेंटली आइदर फिजिकली और विथ वर्ड्स, या तो शब्दों से प्रहार करना हिंसात्मक रूप से या फिर शारीरिक रूप से प्रहार करना, ये होता है असेल समबडी, ठीक है। ज़्यादातर ये इसके लिए होता है, तो जैसे शारीरिक रूप से मतलब कहने का फिजिकली अटैक करना, तो फिर अटैक वर्ड ही आ जाता है, तो असेल वर्ड का ज़्यादातर यूज किस में होता है, वर्ड्स के साथ, शब्दों का प्रहार करना, है ना, एक के बाद एक शब्द बोलना ताकि बुरा लगे आदमी को। श्रील क्या होता है, लाउड, डिटरमाइंड बट नॉट अनरीजनेबल, मतलब कहने का अनरीजनेबल ना हो, लाउड हो, डिटरमाइंड हो, कर्कश टाइप का, है ना, बहुत ही तेज तर्रार, या फिर कह सकते हो कट्टर टाइप का।
एट पेन्स टू डू समथिंग, एट पेन टू डू समथिंग होता है टू पुट ए लॉट ऑफ एफर्ट इन टू डूइंग समथिंग करेक्टली, किसी चीज़ को अच्छे से करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जो अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर थे वो क्या कह रहे थे, पुट एट पेन्स टू डू समथिंग, वो क्या कह रहे थे, एट पेन्स थे, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे टू क्लियर, ये स्पष्ट करने के लिए कि किसी भी प्रकार से ये जो रजिस्टर है एनआरसी का ड्राफ्ट है ये क्या है, ये अंतिम नहीं है, ये एंड ऑफ द रोड नहीं है, ठीक है ना, यही चीज़ उन्होंने बताया था। तो आई होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए वॉकअप्स, कुछ नए ग्रामर पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।